हारिस गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ रहा था कि सामने से आता वजूद उससे इस कदर जोर से टकराया कि सही मानों में उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसने गुस्से से उसे देखा। देख कर नहीं चल सकती? वो दहाड़ा तो वो घबरा गई। मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी। मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से अंदर आ रहे हैं? वो घबराए हुए अंदाज में बोली। तुम्हारे अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? बंदे को चाहिए कि एक साइड पर जाकर आराम से बैठे, मगर नहीं, तुम्हें तो कोई चैन ही नहीं है। हर वक्त हवाई घोड़े पे सवार रहती हो। कभी ये नहीं होगा कि सुकून से एक जाने बैठ जाओ। हमेशा उछलती कूदती रहती हो। बंदरों जैसी खसलते हैं तुम्हारे अंदर। वो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था तो बेदर्दी से लब कुचलने लगी। अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और सर्द लहजे में बोलता अपने कमरे की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद वो चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ उसके कमरे में भेजकर समरा और निमरा हारिस की बहनों के कमरे में आ गई, जो कि मोबाइल पर अपने शादी के जोड़े देख रही थी। वो अफसुर्दा से उनके पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हुआ हाला? निमरा ने चौंक कर पूछा। मुझे लगता है वीर जी से फिर डांट पड़ी है, समरा ने कहा तो वो रूठेपन में उन्हें देखने लगी। तुम दोनों शादी करके चली जाओ और मैं यहाँ अकेली डांट सहती रहूँ। मुझे भी शादी करवानी है बस। वो मुंह फुलाकर बोली तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उफ तौबा है वैसे। मतलब तुम क्या हो यार? हद है वैसे। वैसे तुम्हारी भी शादी हो सकती है, लेकिन तुम अपने गले में खुद फंदा लिया है तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें भी मामा पापा और हारिस भाई की तरह डॉक्टर बनना है। अब भूख तो, और ये तुम्हारी जान को छूटने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला है कि 6 माह के बाद तुम्हारी जहाँ पर हाउस जॉब शुरू होने वाली है, वहाँ पर भैया को ऑफर हो गई है जॉब की। और भैया जिस टाइम पर तुम जाया करोगी ना, उस टाइम पर वहाँ की ड्यूटी सर अंजाम देंगे और वहाँ के स्टूडेंट को लेक्चर भी। समरा मज़े ले लेकर बता रही थी और उसका मुंह हैरत से खुला था। ना करो यार। उसने दहाई दी तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी और भैया की शादी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कितना मज़ा आएगा ना। क्या ही सीन होगा मज़े का। तुम भैया से डर डर के जियोगी और हर वक्त तुम्हें भैया डांटेंगे। उफ खुदाया क्या। निमरा ने कहा तो उसे कुशन से मारने लगी। अल्लाह ताला ऐसी दोस्तें बनाने से बेहतर है मैं कोई दुश्मन बना लेती। अरे अल्लाह मियाँ जी, किस तरह की दोस्तें दी हैं मुझे? बद्दुआएं दे रही हैं। वो अपना चेहरा छत की तरफ करते हुए बोली तो वो फिर से हंसने लगी। वैसे निमरा ने बात तो ठीक कही है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सचमुच भैया के साथ शादी का प्लान बन गया सबका, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया कि डॉक्टर हारिस राजपूत और डॉक्टर हाला राजपूत की शादी कर दी जाए, तो कैसा फैसला होगा तुम्हारा? सीधा साफ इनकार। और इससे बेहतर ना जान दे दूं मैं अपनी, जहर भी तुम्हारे भाई से कम तकलीफ दा होगा। वो बज़ाहिर मुंह बनाकर बोली, मगर दिल बड़े तेज अंदाज में धड़का था। मगर उसकी बात पर बाहर खड़ा हारिस लब बींच कर रह गया। वो समरा और निमरा से उनकी गिफ्ट पूछने आया था, मगर अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर वो थम गया। फिर जैसे जैसे गुफ्तगू होती रही, उसकी आंखों में उतना ही खून उतर रहा था। उसे बचपन से ही अपनी उस कज़न से चिढ़ थी। वो उसकी फुप्पो की बेटी थी। जब फुप्पो की वफात हुई तो बेबे अपनी बेटी को निशानी को साथ ले आई। वो जैसे जड़ी बड़ी होती गई, उसकी जहानत खूबसूरती का तज़किरा होने लगा। वो जब एफएससी में था तो उसने 90% मार्क्स लिए। तब बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। मगर हाला राजपूत ने 95 लिए तो उसके वालिद के मुंह से निकल गया कि भाई ये तो हमारे हारिस से भी ज़हीन है। तब उसे चिढ़ थी, उससे शदीद नफरत हुई। फिर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और पूरे कॉलेज में उसकी जहानत के तज़किरे थे। वो बाहर रहते हुए भी यहाँ के हालात से बाखबर रहता था, क्योंकि उसके वालदा के पास सिर्फ एक टॉपिक था, आज हमारी हाला ने ये किया, आज सर ने वो कहा। पिछले साल जब वो वापस आया तो उसने अपने वालिद को हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया। वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करता था और अब जिस कॉलेज में हाला थी उसके हॉस्पिटल में हाला की जॉब हाउस जॉब शुरू होने वाली थी और उसे वहाँ से ऑफर हुई तो इसने फ़ौरन कबूल कर ली। और वो इरादा बांध चुका था कि वो हाला को कभी कामयाब डॉक्टर नहीं बने देगा। लेकिन आज उसकी बातों से मालूम हुआ वो तो इससे ज़्यादा चिढ़ती है। तो वो जैसे जलते तवा पर बैठ गया था। वो वहाँ से कमरे में आ गया। कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा, फिर उठकर अपने मॉम डैड के कमरे में आया और सोफे पर बैठते अपने अल्फाज जमा करने लगा। क्या हुआ बेटे, कुछ कहना है तुम्हें? जहरा राजपूत ने पूछा। जी मॉम, वो आहिस्ता से बोला। डैड मॉम, मुझे हाला से शादी करनी है। वो जल्दी से बोला तो डॉक्टर अयाज राजपूत ने हाथ में पकड़ी बुक साइड पर रख दी और उनके चेहरे पर पुरजोश तासुरात थे और जहरा उसे खोजती निगाहों से दिख रही थी। वो जानती थी कि वो हाला से कितना चिढ़ता है, मगर आज वो शादी का फैसला कर चुका था। आप ये शादी क्यों करना चाहते हैं बेटे? मुझे नहीं लगता आपका और हाला का मिजाज मिलता है।
آپ بہت زیادہ سنجیدہ مزاج ہیں اور حالت تھوڑی سی خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی ہے. میرے خیال میں آپ کی جوڑی تھوڑی سی مس میچ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ایاز صاحب؟ ڈاکٹر زہرا نے کہا. مجھے تو کچھ نہیں لگ رہا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے نے دنیا کی بیسٹ لڑکی کو چنا ہے. تو بس میں نے فیصلہ کر چکا. میں اپنے بیٹے کی شادی اسی سے کرواؤں گا جہاں وہ چاہتا ہے. آپ جا کر حالہ سے پوچھیے گا، اور جس دن ہماری سمرا اور نمرا کی شادی ہوگی اسی دن ان دونوں کی منگنی کر دیں گے، اور شادی حالہ کی جاب کمپلیٹ ہونے کے بعد. ایاز راجپوت ایکسائٹیڈ انداز میں بولے. کیا ہو گیا آپ کو ایاز صاحب؟ جب تک وہ بچی مانے گی نہیں ہم اس طرح منگنی نہیں کر سکتے. پہلے اس سے پوچھنا ہوگا. اگر وہ حقیقی معنوں میں راضی ہوئی تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوئی تو پھر میں رشتہ نہیں کروں گی. اس طرح مجبور کر کے رشتے نہیں بنتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے پر راضی ہوگی. زہرا راجپوت سنجیدگی سے بولی تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر 1 انچ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر آپ میری شادی اس کے علاوہ کسی اور سے کرنا چاہیں تو میں زندگی بھر نہیں کروں گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر انہیں ساکت و جامد چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. اس کی بات پر زہرا پریشان ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ اس کا گرم مزاج، اسی وجہ سے میں اس سے رشتے پر راضی نہیں ہو رہی. وہ بہت معصوم اور ٹھنڈے مزاج کی ہے ایاز صاحب، یہ اتنا گرم مزاج ہے. وہ بولی. کیا ہوا بیگم؟ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو ٹھنڈے مزاج اور دوسرے کو گرم مزاج کا ہونا لازمی ہے. اگر دونوں ٹھنڈے مزاج کے ہو تب بھی ٹھیک نہیں، اگر دونوں گرم مزاج کے ہو اتنا تب بھی ٹھیک نہیں. یہ تھوڑا بہت فرق ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اتنی گرم مزاج کی ہیں اور میں ٹھہرا معصوم سا ٹھنڈے مزاج کا. کتنی سنجیدگی ہوتی تھی آپ کی ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرا کرتا تھا، لیکن آپ لفٹ نہیں کرواتی تھی. بھول گئی ہیں کیا؟ وہ بھی تھوڑا گرم مزاج ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے ٹھنڈے مزاج والے ملیں گے تو وہ بدل جائے گا. آپ جائیے حالہ بیٹی کو بلائیے اور ہم لوگ اس سے بات کریں گے. میں تو خود اس بات پر بہت زیادہ راضی ہوں. ہماری بچی کو ہمارے بیٹے سے بیسٹ لڑکا نہیں مل سکتا. پھر وہ جلدی سے بولے تو وہ سرد آبرتی سر اسباب میں ہلا گئی. پھر انہوں نے حالہ کو فون کر کے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا تو وہ فقط چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی. بیٹا، ہماری بیٹی کے لیے ہاں بول دو. اس نے صرف تمہیں چنا ہے. اتنے سالوں میں اس نے کسی کو بھی اپنے لیے نہیں چنا. اگر اس نے آج نام لیا تو تمہارا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا. تم جانتی تو ہو کتنا ضدی ہے وہ. اگر تم ہاں بولتی تو تمہاری مہربانی ہوگی بیٹا. میری گارنٹی ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرے گا تو ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ دیں گے. زہرا نے کہا تو وہ سر جھکا گئی. کیا تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ زہرا نے پوچھا تو وہ سر اسباب میں ہلا گئی. پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو گمسم سی بیٹھی تھی. اگلے دن یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی اور سمرا اور نمرا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی. پھر مایوں کے دن سمرا نمرا کے نکاح کے ساتھ اس کا بھی حارث کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح ہوتے ہی جیسے دل کی حالت بدل گئی تھی. اس کے دل بہت تیز دھڑک رہا تھا. پھر وہ فریش ہونے کے بعد اپنی واش روم کی جانب بڑھی اور فریش ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ صوفے پہ بیٹھے حارث کو دیکھ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی. آپ یہاں؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی. حارث چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا. گھبراتی ہوئی نگاہیں نیچے کیے وہ قدم پیچھے لینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگ گئی. وہ ڈریسنگ کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے مزید قریب ہوا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی. پھر حارث اپنا بازو اس کے کمر کی گرد لپیٹے اسے مزید خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا. وہ باقاعدہ اب کانپ رہی تھی. پھر اسے جیسے ہی چھوڑ کر پیچھے ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتے نگاہیں جھکا کے، چہرہ اتنا سرخ تھا جیسے پورے بدن کا لہو اس کے چہرے پہ آ گیا ہو. حارث نے اس کی ٹھوڑی سے تھامتے اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکنے لگا جس میں خوف اور معصومیت کے ملے جلے تاثرات تھے. وہ بے اختیار ان پر جھکتا باری باری ان پر اپنے لب رکھتا چلا گیا. پلیز چھوڑیے مجھے. وہ رونے لگی تو حارث کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے. وہ اس کی گردن سے جھگڑے بے دردی اس کے لبوں کو چھونے لگا. پھر جب حلق میں خون کا کڑوا ذائقہ محسوس ہوا تو آہستہ سے اس سے پیچھے ہوا. وہ روتے ہی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی. آئندہ سے اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا میری کسی بھی بات پر تم نے اختلاف کیا تو اس سے زیادہ بری سزا دوں گا. سن رہی ہو میری بات؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا تو وہ مزید خوف زدہ ہو گئی. یہی تمہاری آنکھوں کا خوف میرے دل کو اطمینان دیتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے محبت سے شادی کی ہے؟ فکر مت کرو، شادی میں اسی سے کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی.
तुम सिर्फ मेरे अंदर लगी हुई बदले की आग मिटाने का सबब हो। वो तलख लहजे में बोलता जा रहा था और वो इसकी नफरत पर जैसे मर ही गई थी। कब वो इंसान इसके दिल में बसने लगा था उसे खुद मालूम नहीं हुआ था। उसके गुस्से के बावजूद उसे अपने दिल में बसा चुकी थी, मगर वो इससे इस कदर नफरत करता था कि उसका दिल ही वीरान कर गया। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। हारिस मुतमईन सा होकर वहाँ से निकल गया। फिर हारिस एक सेमिनार के सिलसिले में लंदन चला गया और 3 महीने के बाद जब वो वापस आया तो हालांकि हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। मेरे ख्याल में तुम्हें ये हाउस जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जॉब करे। वो डाइनिंग हॉल में सबके सामने अपना फैसला सुनाते हुए बोला, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? और क्यों नहीं जॉब करेगी वो डॉक्टर किस लिए बनी है? और तुम ऐसे फैसले करने वाले होते कौन हो? ज़हरा ने नागवारी से कहा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं उसका शौहर हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बीवी पर कोई भी हुक्म लागू कर सकूँ। तुम इसके शौहर हो, मगर उसका मतलब यही नहीं कि शौहर होने से तुम्हारी गुलाम हो गई वो। उसे पूरा हक है कि वो अपने लिए खुद फैसला करे। और बेटे, यह आपका ख्वाब है, इससे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे आप। और मैंने आपसे कहा था ना, किसी भी किस्म का कोई मसला हो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ज़हरा ने कहा तो वो लब भींच कर उसे देखने लगा, जो कि खौफ से जर्द पड़ रही थी। मानी जान, मुझे नहीं ये करनी जॉब। वो आहिस्ता से बोली तो ज़हरा ने गुस्से से हारिस को देखा। कल तक तुम ये जॉब करना चाहती थी और इस कदर एक्साइटेड थी। आज तुम्हारे शौहर ने तुम पर हुक्म सादिर कर दिया कि तुम ये जॉब नहीं करोगी, और तुम मान भी गई। मैंने कहा ना, हम तुम्हारे साथ हैं और ये किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज़हरा ने कहा तो वो लब को चलते हुए सर झुका के। फिर वो अगले दिन हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी और हारिस ने उसकी ड्यूटी अपने साथ लगवाई थी। एक राउंड लगाने के बाद वो इसीलिए अपने ऑफिस में आ गया। बैठो यहाँ पर, और जितनी यहाँ पर फाइल मौजूद है उसका सारा डाटा कंप्यूटर में ऐड करो, और जब तक तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं होगा तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं। हारिस ने कहा तो वो लब को चलते हुए फाइल्स को रीड करके उसका सारा डाटा कंप्यूटर में ऐड करने लगी। अभी आधा काम मुकम्मल हुआ था। उसने सर उठाकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो शाम के 4-6 बज रहे थे। उसने अपने दुखते सर को हल्का सा दबाया और इसी वक्त हारिस अंदर दाखिल हुआ। कितना रहता है आपका काम डॉक्टर हाला? वो इसकी कुर्सी की पोस्ट पर हाथ रखते उसके करीब झुकते हुए बोला। उसकी मखसूस परफ्यूम की स्मेल से हाला की धड़कनें रुक रुक कर चलने लगी और मानो पूरे बदन का लहू झलक कर चेहरे पर आ गया था। आधा हो गया, वो लब कुचलते हुए बोली। मतलब आपका रात 12 बजे से पहले घर जाने का कोई इरादा नहीं, मगर मुझे तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई, तो मैं चलता हूँ। तुम ऐसा करना, काम मुकम्मल करके रात को ही आ जाना, और अगर कंप्लीट ना मिला मुझे सुबह तो तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा। वो कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ रखते उसके ऊपर झुकते हुए बोला। उसकी गर्म सांसों से हाला को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। फिर हारिस तो वहाँ से चला गया। वो गहरा सांस भरते अपना काम मुकम्मल करने लगी। दोपहर से उसने खाना तक नहीं खाया था और काम करते करते वो बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी, वो जहाँ पर 8 बज चुके थे। वो कुछ खाने के इरादे से कैंटीन में आई और एक चेयर घसीट कर बैठ गई। वैसे तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर निदा और डॉक्टर हारिस के बीच कुछ चल रहा है। पूरी दोपहर भी वो एक साथ थे और भी साथ ही वो घर के लिए निकले, और शोएब बता रहा था किसी रेस्टोरेंट में देखा था। हेड नर्स की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो जैसे उसका दिल रुकने लगा। वो बेख्तियार उठकर उनके पास आई। डॉक्टर निदा और डॉक्टर हारिस एक दूसरे को कब से जानते हैं? उसने पास जाकर पूछा तो नर्सिस ने उसे हैरानगी से देखा। तुम्हें उससे क्या लेने देना? सीनियर डॉक्टर है और लोग कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या? वैसे तो मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरी नर्स उसके साथ बदतमीजी से बोलने लगी। उसका दिल जैसे बुझ सा गया। उसने बेख्तियार आईने में खुद को देखा। थका थका बेरौनक चेहरा और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी, मगर जब वो डॉक्टर बनने लगी तो उसने खुद पर तवज्जो देना ही छोड़ दी। कई बार ज़हरा ने उसे पार्लर जाने के लिए कहा, मगर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। पहली बार उसने अपनी शादी पर अपने बाजुओं की वैक्स की थी और थ्रेडिंग तो उसकी जान जाती थी, मगर इसके बावजूद उसकी स्किन इतनी ज़्यादा डल नहीं हुई थी जितनी ये चंद महीनों में हो गई थी। शायद औरत का हुस्न मर्द की निगाहें और इसकी मोहब्बत संवारती है, और जब से हारिस ने उसे रिजेक्ट किया था उसका दिल बिल्कुल इन चीज़ों से बेजार हो गया था। डॉक्टर निदा उससे कम सूरत होने के बावजूद उसके सामने काफ़ी ज़्यादा पुरकशिश लगती थी। वो थके थके कदमों से कैंटीन से निकलकर वापस स्टाफ रूम में आ गई और अपना काम मुकम्मल करने लगी, मगर जहन उसी तरफ लगा हुआ था। जिस काम को उसने 2 घंटे में करना था वो 4 घंटे में किया, और जब उसने सर उठाया तो रात के 2 बज रहे थे।
स्टाफ रूम से निकली तो हर तरफ हुक्का का आलम था। उसका नन्हा सा दिल जैसे घबराने लगा। या अल्लाह पाक, मैं इस टाइम घर कैसे जाऊं? दिल अपनी बेबसी पर कर लाया। वो बमुश्किल कदम उठाती बाहर निकली और रोड पर चलती जितनी दुआएं आती वो पढ़ रही थी। फिर रिक्शा करवाया और उसे ड्रेस समझाकर घर पहुंची तो जैसे सूली पर लटकी हुई जान को सुकून आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आग के दरिया पार करके यहाँ पर पहुंची है। हारिस एक केस के बारे में स्टडी कर रहा था। फिर उसने कुछ देर आराम किया और वो 1 बजे की अलार्म लगाकर सो गया। फिर वो 2 बजे उठकर उसने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी को लबों से लगाते हुए टेरेस पर आया। कुछ देर के बाद बाहर रिक्शा रुक गया और उसमें से हाला बाहर निकली। व्हाट द, ये लड़की अब आई है? वो बड़बड़ाता वो तेज़ी से बाहर निकलकर लॉन्च में आया तो वो किचन की जानिब जा रही थी। तुम अब घर आई हो? ज़ाहिर बात है, मुझ पर जो हुक्म लगे हैं, इन्होंने मुझे जो काम दिया था मुकम्मल करके ही आना था ना। वो तलख लहजे में बोली, किस टून में बात कर रही हो मुझसे? उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैंने उस दिन तुम्हें सज़ा के तौर पर क्या कहा था कि अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं क्या सज़ा दूंगा? और अपने अंगूठे से उसके लबों को रगड़ते हुए बोला। तो उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। बस बहुत हो गया। समझते क्या हैं आप खुद को? आपकी ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ जिसके साथ किस तरह का भी सलूक करे और चुपचाप सहूँगी। यही चाहते थे ना आप कि मैं एक कामयाब डॉक्टर ना बनूं? तो मैं आपका ये ख्वाब मिट्टी में मिला दूंगी। आप एक एहसास कमतरी के मारे हुए इंसान हैं जो औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसे रोता हुआ देखकर तस्कीन हासिल करते हैं। मर्द हैं तो अपने मुकाबिल से मुकाबला कीजिए ना। एक कमज़ोर सी औरत से क्या मुकाबला करते हैं? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो जबड़े दबोच कर बोला। तकलीफ में उसे बहुत हो रही थी। आज दिन भर मुझे बात पे बात किसी न किसी बात पर जलील करते रहे और यहाँ तक कि वो मुझसे काम भी लिया गया जो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं था। आपको मालूम था मैं कभी तनहा रह नहीं निकली, फिर भी मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले आई। एक बार भी मेरी खबर लेने की कोशिश नहीं की। लेते भी कैसे? आप तो डॉक्टर निदा के साथ डिनर करने गए थे ना। कंट्रोल करने के बावजूद उसकी हसीन आंखों से आंसू टपकने लगे। हारिस बेचैन सा होकर उसके करीब हुआ और जैसे उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया और पीछे से इसकी किसी ने बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी तरफ करते उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसने सर उठाकर देखा तो जहरा गुस्से से उसे देख रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हद कर दी तुमने। मैंने सोचा था वो शायद तुम्हारे साथ है। तुम पर एतबार था कि मैंने एक बार उसके कमरे में झांक के देखने की कोशिश नहीं की कि वो घर आ चुकी है या नहीं। तुमने आज मुझे रुस्वा कर दिया। शर्म आ रही है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। आइंदा से तुम इसके पास में मुझे नजर ना हो। और कल ही मैं सिद्दीक साहब से कह इसकी ड्यूटी किसी और जगह लगवाती हूँ। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं करेगी। जहरा गुस्से से चिल्लाई, लब पींच कर खड़ा रहा था। फिर वो गुस्से बड़ी निगाह से डालकर कमरे में आ गया। आई एम सॉरी बच्चे, मैं समझ ही नहीं सकती। और आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ उस किस तरह का सलूक कर रहा है? जहरा ने उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए पूछा तो नम आंखों से सर झुका की। फख्र है मुझे हाथ पर कि आपके लिए आवाज़ उठा रही थी। इस तरह चुप हो रहकर खुद को सिर्फ अजियत दे सकते हैं। इंसान को हमेशा अपना हक के लिए बोलना चाहिए। मैं बाहर की औरतों के हुकूक के लिए लड़ती हूँ, मेरे घर में ही सॉरी अगेन। जहरा शर्मिंदा से बोली, प्लीज़ मम्मी इस तरह मत कहें। आप मेरी बड़ी हैं और मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया। मुझे लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर आज उनका रवैया वहाँ पर उसकी तरफ ताख़ीर आना था कि मेरी इज्जत नफ्स को ठेस लगी। और मैं आपकी ज़ेरे परवरिश रही हूँ और आपने मुझे हमेशा हर चीज़ में अपनी इज्जत नफ्स को खुद के देने को कहा है। मैं जब तक खुद की इज्जत नहीं करूँगी लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। वो सर झुकाए बोली, शुक्र है तुम्हें ये सबक याद है। आइंदा से अगर ऐसा कुछ हो ना तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं और तुम्हारे मामू हमेशा तुम्हारे साथ है। उसके रुखसार को हल्का सा थपथपा कर बोली और फिर बाहर निकल गई। उसने गहरा सांस भरते अपने आंसू साफ किए और अपना खाना गर्म करने के लिए इत्मीनान से जाकर अपने कमरे में खाने लगी। कई महीनों का गुबार निकला तो जैसे दिल में कहीं सुकून सा पैदा हुआ था। हारिस ने कमरे में आके हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया था। हमेशा की तरह मॉम ने तुम्हारा ही साथ दिया और मुझे ही गलत समझा, क्यों? वो टेबल पर हाथ मारते हुए अपने अक्स को देखते हुए गुस्से से बोला, क्यों तुम गलत हो और तुम्हारी माँ कभी गलत का साथ नहीं देती। आज तक उन्होंने औरतों के हुकूक के लिए लड़ा है, तो अपनी बहू पर जुल्म कैसे होने दे सकती है? उसकी ज़मीर से आवाज़ आई तो उसने गुस्से से आंखें बंद की तो 2 भीगी हुई निगाहें छम से उसके सामने आ गई। वो एकदम से हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल लिया।
अगले दिन हाला की ड्यूटी डॉक्टर हारून के साथ लगी और पूरा दिन उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। वो इंतहाई जलाया हुआ इधर से उधर फिर रहा था। फिर दोपहर में जब सारा स्टाफ वहां से गया तो बेख्तियार स्टाफ रूम में से तलाश करता हुआ आया। वो कुदरत भी शायद उसका साथ देना चाहती थी और इस वक्त अकेली वहां पर बैठी थी। हाला सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे थी। एकदम उसे अपने ऊपर कोई साया सा झुकता महसूस हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी चीख निकलने वाली थी, मगर हारिस ने लबों पर हाथ रख दिया। श्श, तुम्हारी अगर आवाज़ निकली ना तो तुम्हारी सांसों को तुम पर तंग कर दूंगा। उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए गरा कर बोला, हटिए पीछे डॉक्टर हारिस, आप इस तरह मुझे डरा नहीं सकते। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम क्या। उसकी बात तो बीच में काटते हुए दहाड़ा, मैं मुमानी जान को बता दूंगी। वो अपने खुशक होते लबों पर जुबान फेरते हुए उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो पीछे हुआ, बहुत जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी, मगर वो उससे ज़्यादा फुर्ती से उसकी तरफ लपका और उसे बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगाया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाते उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो जैसे उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। आहट पर वो चौंका और एकदम से अपने उसे कमर से झगड़े दरवाजे के पीछे हो गया। उसकी पीठ हारिस की पेट से लगी हुई थी और उसके मुंह पर हाथ रखे उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाया हुआ था। उसके लबों उसके कानों की लो को बार बार छू रहा था। उसकी कुर्बत से मरने के करीब थी। फिर नर्स मदद फाइल्स उठाकर बाहर निकली तो हारिस ने आहिस्ते से उसे छोड़ा तो दीवार से लगी गहरे गहरे सांस पड़ने लगी। हारिस दीवार के दाएं बाएं हाथ रखते उसके चेहरे के पास चेहरा लाया। कहा था ना, अपनी बदतमीजियों की सजा तुम जरूर पाओगी, और देखो मिल गई। वैसे तुम्हारे ये लबों को जाम पीकर गुस्सा कम हो जाता है। वो इसके माथे से माथा टिकाकर बोझल लहजे में बोला तो उसने शिकवा ननगाहों से उसे देखा। वो बेख्तियार उन आंखों पर झुकता, उन पर अपनी बारी बारी लब रखता, उसके लबों पर झुका, मगर इस बार उसने काफी नरमी से उसे छुआ था कि वो चाहकर भी उसे रोक न पाई। फिर वो मोबाइल की बेल पर चौंका और मोबाइल निकाल कर देखा तो डॉक्टर निग्दा स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने बेख्तियार हाला को देखा तो वो भी स्क्रीन को ही दिख रही थी। वो मबहम सा मुस्कुराया, मोबाइल कान को लगाकर उनसे हंस कर बातें करने लगा। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके बाजू के जगड़ कर नफी में सर हिला गया। या अल्लाह, मैं क्यों बेबस हो जाती हूँ इस शख्स के सामने। वो बेदर्दी से अपने लब कुचलते हुए दिल ही दिल में बोली। वो फ़ोन बंद करते उसके बाजू से खींच के उससे अपने करीब कर गया। तो तुम्हें डॉक्टर निदा से जलन महसूस होती थी? उसके लबों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला। नहीं तो मैं क्यों जलूंगी उनसे। वो निगाहें चुरा कर बोली तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाकर बोला, अगर मैं इनकी तरह पॉलर में जाना शुरू कर दूँ ना तो लोग देखते रह जाए। अच्छा, इतना घमंड। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इतनी प्यारी भी नहीं हो तुम, तो बस ठीक हो तुम, लेकिन तुम्हारे होंठ, उफ, कसम खुदा की प्यास बुझ जाती है। वो भी बाकी से बोला तो वो सुरख पड़ गई। फिर से मुलाकात होगी, अब घर में मम्मी करने नहीं देंगी, मगर यहाँ पर तो सब चलेगा ना। वो आहिस्ते से उसके लोगों को छूते हुए बोला, फिर वहाँ से निकल गया। शाम को वो मिरर के सामने खुद को देखते रही थी। तो लगता है डॉक्टर हारिस को अपनी असली रंग रूप दिखाना ही पड़ेगा। वो और बड़बड़ाई, और फिर अगले दिन वो समरा के घर गई तो उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो दरअसल मुझे तुम्हारे साथ पॉलर जाना था, वो आहिस्ता से बोली। हाँ, और कुछ ड्रेसेस वगैरह भी लेने थे। वो दरअसल डॉक्टर इतना तैयार होकर आती हैं तो मैं उनके सामने एवं सी लगती हूँ। वो बोली तो समरा खांसने लगी। ओहो, लगता है हमारे भाईजान लड़कियों की तरह नज़र बढ़कर दिखने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं, और तुम चल रही हो क्या नहीं। वो तब कर बोली तो समरा हंसते हुए तैयार होने चली गई। कुछ देर के बाद उसे लेकर पार्लर में आई। वहाँ पर 4 घंटे में उसका रंग और रूप भी चेंज हो चुका था। उसके रूखे लंबे बाल भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे थे। बहुत ही प्यारी स्किन और बहुत ही प्यारे बाल हैं। बस जैसे हमारे जिस्म को खुराक चाहिए होती है ना, इनको भी ज़ाहिरी तौर पर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए करवाती रहना। पार्लर वाली ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बार इनके शौहर ने इनकी तारीफ कर दी ना, फिर तो ये रोज़ ही अपना रंग और रूप संवारने आएंगी। समरा की फिर से जुबान में खुजली हुई, मगर उसके घूरने पर वो जल्दी से रुक फिर गई। फिर वो घर पहुंची तो ज़हरा ने भी उसे खुशगवार हैरत से देखा। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची, वो उसका माथा चूमते हुए बोली। अगली दिन वो सुबह से ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट्स पहनकर अपने लंबे बालों की चुट्टियाँ बनाकर उसने दुपट्टे को ठीक से सर पर जमा कर खुद को मिरर में देखा तो उसे अपने आप बहुत ही अच्छा लगा। वो वहाँ पर पहुंची तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगा।
हारिस अभी अभी हॉस्पिटल आया था। वो अपना राउंड मुकम्मल करके बाहर को आ रहा था कि डॉक्टर हारून के साथ कोई लड़की देखी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप, इसी तरह रहा करें। डॉक्टर हारून की आवाज़ कानों से टकराई तो बेख्तियार आगे को होकर देखने लगा, तो एकदम से ठठर गया और उसका रंग पूरी तरह मुतगैर हो गया, क्योंकि सामने खुला हुआ रूप लिए हाला खड़ी थी। आज बाल जूड़े की बजाय चुटिया में बंधे थे, जो कि नागिन की तरह उसकी बारीक दुपट्टे से झलक रहे थे। वो चलता हुआ पास आया तो वो वक्त पर पलट कर चली गई। उफ, मुझे तो पता ही नहीं था यार कि क़यामत है ये। डॉक्टर हारून ने अपना निचला लब दबाकर कहा तो हारिस की जैसे कनपट्टियां सलग उठी। वो गुस्से से खोलता अपने ऑफिस में आया। उसकी हिम्मत क्या इस तरह बंद सनर कराने की। वो गुस्से से इधर उधर टहलते हुए खुद से मुखातिब हो रहा था। फिर उसने दोपहर में सब स्टाफ के जाने के बाद स्टाफ रूम का एक रुख किया, तो हमेशा की तरह वहां पर अकेली थी। वो उसे देखकर घबरा गई। वो दरवाज़ा लॉक करता जा रहा था। इस अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा कर पीछे को कदम लेने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से लग गई। मैंने सोचा कि तुम्हारे हुस्न को मैं भी खराज तहसीन पेश कर देता हूँ। उसके करीब आकर दीवार पर दाएं बाएं हाथ रखते हुए बोला और उस पर झुकते हुए बोला तो उसके लब स्टिक से मजीद होंठ कपकपाए। हारिस उसके गले में से दुपट्टा खींचकर दूर फेंकता। उसकी सांसें रोक गया, मगर आज भी नरम बड़ा लम्स था। क्यों ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं रही थी। फिर दोनों एक दूसरे में मदहोश हुए। फिर हारिस ने उसके माथे पर माथा टिकाए गहरा सांस पड़ा। हारिस, मैं थक गई हूँ। और बमुश्किल बोली तो हारिस से गोद में उठाए सोफे पर ले आया। उसे बिठाते हुए उसके पास नेम दराज हो गया। आइंदा से बड़ी चादर लेकर आना, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारी चांदी से बदन को कोई देखे। उसे खुद पर गिराते हुए बोला, और कल आपने ही कहा था ना कि मैं एमी सी लगती हूँ, तो मैंने इसीलिए ये सब किया। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं एमी सी नहीं हूँ। वो बोली तो हारिस बेख्तियार उसके चेहरे के हर नक्श पर लब रखता चला गया। तुम जैसी भी हो ना, मगर मेरे दिल का सुकून का बाइस जरूर बन गई। उसने खुद पे भींच कर बोला तो जैसे एक पल के लिए थम सी गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? वो अपने लब कुचलते हुए बोली, क्या मैंने ऐसा कहा? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या मैं कभी मजाक नहीं करता। उसे खुद में भींच गया। फिर वो उठा और स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। बाहर खड़ी निदा इसे स्टाफ रूम से निकलता देख चौंक गई थी। वो अपने धुन में आगे बढ़ता चला गया। निदा ने जैसे ही कमरे में झांका तो सोफे पर लेटी हाला को देख उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वो मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ती तेजी से हारिस के पीछे आई। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? निदा ने पूछा। किन दोनों के बीच? उसने तजाहल आरफाना अंदाज में कहा तो अलग कुचलते हुए पास आई। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे और डॉक्टर हाला के बारे में पूछ रही हूँ। क्यों, वजह? और मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ। मेरी बीवी लगती हो क्या? उस स्मार्ट लहजे में बोला। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर मेरे अंदाज से समझ नहीं आया कभी? मुझे तो लगता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगते हो, इसलिए मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो। नीता ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने ऐसा कभी तुमसे कहा? मैं और तुम सिर्फ एक दोस्त है। हम दोनों ने इकट्ठे इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था और हम 5 बरस से साथ हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता रहा। तुमने मुझे डिनर का कहा, लंच का कहा, मैंने चुपचाप एक दोस्त होने के नाते हामी पढ़ ली। मगर क्या मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? नहीं ना। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है और डॉक्टर हाला मेरी बीवी है। मैं उसके साथ क्या करता हूँ क्या नहीं, इसका मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो सर्द लहजे में बोला तो नीता ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये झूठ है ना? मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। वो इसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई तो हारिस ने नागवारी से उसे देखते उसका हाथ जोर से झटका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नीता। मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझा और तुम मेरे बारे में क्या सोचती रही? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तलख लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। डॉक्टर नीता सर थाम कर रह गई। मैं इस लड़की का करियर खराब कर दूंगी। वो यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटल से ले गई नहीं। वो चीख उठी। अगले दिन डॉक्टर नीता अपने साथ नर्स मदहत को भी शामिल कर लिया था और वैसे भी न जाने कि उसे हाला को पसंद नहीं करती थी और दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ प्लान बनाया। नर्स मदहत ने अपनी बीमारी का बहाना करके हाला को इंजेक्शन लगाने को कहा, तो उसने अपनी अज़लम नरम दिली की वजह से मदहत की बात मानते हुए इंजेक्शन थाम लिया। इंजेक्शन सेलेक्ट करने के कुछ देर के बाद ही मरीज की हालत भी ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। मदद ने चीख चीख कर सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। उस मरीज के घर वाले तो हाला को मारने के दर पर थे।
پہلے ہمیں مریض کی حالت کو نظر رکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر حالہ کو کیا سزا دی جائے یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تب تک ڈاکٹر ندا اور ڈاکٹر مدد آپ لوگ اسے آفس لے جائیں اور وہاں سے کہیں بھی جانے مت دیجیے گا۔ وہ ایک سرد نگاہ پر ڈال کر بولا تو حالہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، اس کی تم خود ذمہ دار ہو۔ ڈاکٹر ندا نے آفس میں آتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے سسٹر مدد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس دیکھ لو، تم سمجھ لو کہ تمہارے اپنے اس میں ذمہ دار ہے، تمہارا کزن یعنی کہ ڈاکٹر حارث۔ وہ تمہیں اس جاب سے نکالنے کے لیے پہلے بھی کیا کچھ نہیں کر چکا، مگر جب تمہیں ہار نہیں مانی تو اس نے یہ چال چلی۔ ڈاکٹر ندا نے کہا تو اس کے آنسو جیسے ٹھر ٹھر گئے، دل سے ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ اس کے کئی دن پہلے کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جب اس نے کہا تھا کہ اس کا کریئر تباہ کر دے گا، اور آج وہ اس مقام پر اسے لے کر آئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر مدد اور ڈاکٹر ندا اس کے پاس سے ہلی تک نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا تمہارا یہ شوہر، میں نے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے غصہ، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے دوران ایسی لاپرواہی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ تمہیں بری طرح جھڑکے گا، تم اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکو گی کہ یہ تمہارا کریئر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ندا دل ہی دل میں بولی۔ بڑی مشکل سے مریض کی حالت سنبھلی تھی، پورا میڈیا باہر اکٹھا ہو چکا تھا، اور ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹر زبیر اس وقت سخت غصے میں تھے۔ مریض کو ٹھیک کرنے کے بعد سب ڈاکٹر کانفرنس روم ہال میں داخل ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد اسے بھی وہاں پر بلایا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے سوال پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس لاپرواہی کے نتیجے سے ہم ڈاکٹر حالہ کو ریسٹریکٹ کرتے ہیں، اور کل تک تمام فارمیلٹی کمپلیٹ کی جائے، اور اس بات کو یقینی بنا جائے کہ اب یہ کسی ہاسپٹل میں جاب نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ پہ ڈاکٹر حالہ پہ قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈین نے اعلان کیا تو حارث نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا، جو کسی بے جان مورت کی طرح کھڑی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے اسٹاف روم میں آئی اور اپنا سامان وغیرہ بیگ میں ڈال کر باہر نکلی، تو سب لوگ اسے ہی دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سب کے درمیان سے نکل کر باہر آئی، ٹیکسی کروا کر گھر پہنچی، سیدھی کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتی پیٹ کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور حارث مضطرب سا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کیوں آخر تم کیوں بولی نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سے مخاطب ہوا، اور پھر وہاں سے نکل کر گھر پہنچا اور سیدھا اس کے روم میں آیا۔ حالہ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ دھڑا دھڑ دروازہ ٹھونک کرتے ہوئے بولا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حالہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا، وہ اس بار گرج کر بولا، مگر ہنوز دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر وہ مورا اور ماسٹر کی لاک کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر لیٹی تھی۔ حالہ وہ تڑپ کر اس کی طرف پڑا اور سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھی، اور چہرے پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان دکھ رہے تھے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ لگ لایا اور پانی چھڑک کر اسے ہوش دلایا۔ تم ٹھیک ہو حالہ؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا۔ بہت خوش ہوں گے نا آپ، یہی تو آپ چاہتے تھے کہ میرا کریئر تباہ ہو جائے، اور دیکھیے آپ نے کر دیا۔ میں ایسے کچھ دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی، مجھے لگا آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مگر نہیں، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ آپ نے اس نفرت کے چلتے کسی کی جان تک داؤ پہ لگا دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور حارث کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ تم مجھے تک گرا ہوا سمجھتی ہو کہ ایک میں مسیحا ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں؟ میرا کام کسی کی جان بچانا ہے، نہ کہ کسی کی جان لینا، اور میں اگر تم سے نفرت بھی کرتا ہوں تو اس میں اس حد تک نہیں جا سکتا کہ میں کسی اور کی جان کو داؤ پہ لگاؤں۔ وہ کرب سے بولا، آپ میری سوچ سے زیادہ گرے ہیں۔ کیا کہا تھا آپ نے جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا؟ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، آپ میرا کریئر تباہ کر دیں گے، وہی کیا آپ نے۔ اتنے دنوں سے مجھ پر اپنا ستم ڈھاتے رہے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میرے قریب آتے رہے، اور جب اپنا مطلب پورا ہو گیا میرا سب کچھ برباد کر دیا، اور ساتھ میں سسٹر مدھو اور ڈاکٹر ندا کو بھی ملا لیا، کیونکہ ڈاکٹر ندا آپ کی محبت تھی تو اسی وجہ سے پور آپ کا ساتھ دیا، اور مدد کو پیسوں سے خرید لیا۔ وہ کرب سے بولی، تمہارے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، میں نے ایک بار بھی تم پر شک نہیں کیا، میں وہاں پر منتظر تھا کہ تم کوئی بات کرو گی، مگر تم نے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، سب نے تمہیں غلط سمجھا، اس کے باوجود میں تمہیں غلط نہیں سمجھا، تمہارے پیچھے یہاں پر گھر آیا کہ میں پوچھوں کہ آخر تم چپ کیوں تھی، مگر تم اپنے دل میں اس قدر بدگمانی لیے بیٹھی تھی
कि अपने लिए भी बोल ना सकी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया, फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उसके कंधों से झंझोड़ते हुए बोला, ये हाथ जोड़े हैं मेरे, जान छोड़िए। वो सर्द लहजे में बोली तो लब बेच कर उठ खड़ा हुआ। कमरे में आकर वो अपना माथा मसलते हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। फिर एकदम चौंक गया। सिस्टर मदत और डॉक्टर निदा का नाम लेकर ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मतलब इन दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो एकदम अपना रवैया चेंज करके, जब पेशेंट की तबीयत खराब हुई तब वो इस कदर घबराई हुई थी और अपनी सफाई भी पेश कर रही थी। मगर जब कॉन्फ्रेंस रूम में आई तो वो बहुत चुप थी और उसने लफ्ज़ भी अपनी सफाई के लिए नहीं कहा। मतलब उसके दिल में जिस वक्त तूफान मचा था, उसके पीछे मदद और डॉक्टर निदा का हाथ था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा। फिर एकदम उसने डॉक्टर हारून को कॉल की। डॉक्टर हारून, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, हालांकि को बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप ही थे जो हाला के हक में बात कर रहे थे। तो क्या आप उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा साथ देंगे? ऑफ कोर्स डॉक्टर हारिस, दूसरी तरफ हारून ने कहा। तो फिर वो अपना प्लान समझाने लगा। अगले दिन प्लान के मुताबिक डॉक्टर हारून ने मदद को मैसेजेस किए। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। डॉक्टर हाला को फंसाने के लिए तुमने डॉक्टर निदा से पैसे लिए हैं। और वो मैसेज देखकर एकदम घबरा गई। डॉक्टर हारिस ने कनखियों से उसे देखा। सिस्टर मदद, आपका ध्यान किधर है? इस वक्त मरीज के ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और आप अपने मोबाइल में मसरूफ़ है। डॉक्टर हारिस ने सख्त लहजे में कहा, सर मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आ जाऊँ? वो हड़बड़ा कर बोली और उसके माथे पर पसीना निकल रहा था। जी ज़रूर, वो बोला तो सिस्टर मदद बाहर निकल गई। कुछ देर बाद के वापस आई, उसका रंग फीका सा था। हारिस समझ गया कि प्लान के मुताबिक डॉक्टर हुनून उसे ब्लैकमेल कर रहा है। हारिस ने चुपके से एक टेक्नाफोन सिस्टर मदद के बैग से चिपका दिया, क्योंकि वो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि अब वो सीधा डॉक्टर निदा के पास जाएगी और इन दोनों की गुफ्तगू अब कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनना बाकी थी। और हाला भी आज अपना फाइनल फैसला लेने आई थी। सब डॉक्टर वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। डॉक्टर हारिस ने मुस्तरिफ से अंदाज में अपने हाथ में पकड़े उस ढकना के रिसीवर को देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मगर अभी तक सिस्टर मदद की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस आवाज़ की बना पर जाकर लाउड स्पीकर पर लगा था। वो अभी तक डॉक्टर निदा से मिलने तक नहीं गई थी। डॉक्टर हारिस साहब, आपने कहा था ना कि आप डॉक्टर हाला की बेगुनाही के लिए कुछ सबूत देना चाहते हैं, तो आप पेश करेंगे? डॉक्टर जुबैर ने कहा, सर बस कुछ देर ठहरिए, यकीनन वो सबूत हमारे लग जाएंगे और सर गुनाहगार हमारे सामने होगा। प्लीज़ सर, ये किसी के ख्वाबों का सवाल है। वो भी एक ना डॉक्टर का काबिल डॉक्टर को सजा होने से बेहतर है कि हम अपना कुछ थोड़ा सा कीमती वक्त ज़ाया कर लें। वो इल्तिजाई अंदाज में बोला तो वो चुप हो गए। कुछ देर गुजरी तो रिसीवर से डॉक्टर मदद और निदा की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से उस रिसीवर को जाकर माइक के साथ लगाया तो पूरे हॉल में आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर निदा, मैंने आपके कहने पर तो सब किया और आप अब मेरी मदद करेंगी या नहीं? मैं कब से आपको मैसेजेस कर रही हूँ और आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। सिस्टर मदद की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी तो सब लोग सीधे होकर बैठ गए। तुम्हारे अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है? मैं कैसे रिप्लाई कर सकती हूँ? मेरे साथ मेरा स्टाफ मौजूद है और मैं यहाँ पर तुम्हारी धमकी पर आई हूँ। तो मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। आइंदा से तुम मुझे कोई मैसेज नहीं करोगी जब तक ये मामला रफा दफा नहीं हो जाते। और रहा वो ब्लैकमेलर, तो उससे पूछो उसकी क्या डिमांड है, मैं पूरी करूँगी, मगर तुम अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगी। डॉक्टर निदा की सख्त आवाज़ सुनाई दी, और अगर आपने मेरी मदद से इनकार किया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने डॉक्टर हाला को बर्बाद करने के लिए कहकर ये सब करवाया है, और यहाँ तक कि वो मेडिसिन भी आपने चेंज करवाई। सिस्टर मदद ने कहा, तुम नीच की नीच रहोगी। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, उसके बावजूद तुम राज़ी नहीं हुई। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो भी गया ना, तुम फिक्र ना करो, इसका पैसा मैं ज़रूर मज़ीद दूंगी, मगर अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि मुझे हर हाल में डॉक्टर हाला इस हॉस्पिटल से बाहर चाहिए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर हारिस उससे नफरत करे, और मैं जानती हूँ वो करेगा, क्योंकि वो ऐसी गैर जिम्मेदार डॉक्टर से कभी प्यार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ निदा जहरीले लहजे में बोली। फिर उसके दरमियान मजीद बहस हो रही थी और डॉक्टर हारिस ने सबकी जानिब देखा, जो कि शर्मिंदा से बैठे थे। कल तक जो डॉक्टर हाला पर इल्ज़ाम लगा रहे थे उन सबकी ज़ुबानों पर गोया ताले पड़ गए थे। सिर्फ कुछ दिनों में डॉक्टर हाला ने इस हॉस्पिटल में अपना मकाम बना लिया था। वो ना सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की बल्कि इसके साथ साथ बहुत हिसास और ख्याल करने वाली थी। इसलिए वो ना सिर्फ यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर बल्कि बड़े बड़े पेशेंट्स की भी फेवरेट हो गई। मगर कुछ हासिदीन ने कल कीचड़ उछालने में दुश्मनों का काफ़ी अच्छे से साथ निभाया था,
اور سب نے اچھی طرح سے سنا کر ڈاکٹر حالہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، پھر انہیں ٹریپ کیا گیا، جو کہ ان کی معصومیت کی وجہ سے، اور وہ ایک ایک کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جو گناہ گار ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ان کو کیا سزا دینی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنا پوائنٹس رکھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر حارث نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھا، جو کہ یکٹک اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ پھر ڈین کے حکم پر پولیس کو فون کر دیا گیا، اور باہر میڈیا بھی موجود تھی۔ ان کے سامنے ساری گفتگو کو رکھا گیا۔ ڈاکٹر ندا اور مدد اریسٹ ہو چکی تھی، اور ان کے خلاف کیس دائر کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف نیوز میں ان دونوں کے اس کارنامے کا چرچا عام تھا۔ وہ گھر پہنچا تو سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ سمرا نمرا بھی اپنی شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے کیسے حالہ کے لیے لڑا۔ ماما پچھلے دنوں سے کافی پریشان تھی، مگر اب ماما کی پریشانی کافی ریلیف ہو چکی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اب تم دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے پیچھے آتی حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم دونوں کی شادی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں کا مزاج بہت الگ ہے، اس لیے میں اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا تو حالہ نے تڑپ کر اس دشمن جان کو دیکھا، جو کہ آج اسے خود سے میلوں دور لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ تم نے اپنی ضد اور حالت سے شادی کی تھی نا؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ پچھلے دنوں تم دونوں کی بھی بہت کچھ غلط ہوا، مگر اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم حالہ کے لیے بہترین انسان ہو۔ زہرا نے کہا، سوری ماما، یہ ممکن نہیں، ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے اس رشتے کو ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس پارٹ لہجے میں بولا اور سب کو ساکت چھوڑ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ سمرا اور نمرا اس کے پاس چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب ختم کر دیا، انہیں اتنا بڑا الزام دے دیا کہ اس سب کے پیچھے وہ ہیں۔ کتنا درد دیا میں نے انہیں، بچپن سے اب تک میں نے انہیں چاہا، تو وہ کرتے تھے، حالہ کو وہی کرنا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنے تو حالہ کے اندر جنون پیدا ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گی۔ میں ان کے پاس رہنے کی کوشش کرتی رہی، وہ ڈانٹتے تھے، ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی ان کے پاس جاتی تھی، مگر مجھے اس محبت کے باوجود ان پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ میری کیسی محبت تھی؟ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، تم بھیا سے پیار کرتی تھی؟ گلی میسنی، تم نے بتایا تک نہیں، اور آج بتایا بھی تو ہمیں بتایا، بے شرم لڑکی، جس انسان سے محبت کرتی اسے جا کر بتاؤ نا۔ سمرا نے اسے اڑے ہاتھوں لیا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں؟ اسی منہ سے تھوڑا سا جا کر پارلر سے فیشل کروا لو، اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے جاؤ، مر جائے گا تمہارے اوپر۔ سمرا نے کہا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ارے پاگل، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، شوہر کو منانا پڑتا ہے۔ نمرا جھنجھلا کر بولی، مجھے نہیں منانا آتا، اور نم لہجے میں بولی، فٹے منہ ہے تمہارا، اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ موویز دیکھا کرو، ایسا کرو 3-4 SRK کی مووی دیکھ لو۔ سمرا نے کہا، وہ کون ہے؟ اسے حیرانگی سے پوچھا۔ شاہ رخ خان۔ نمرا بولی، او اچھا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اظہار محبت کرنا آ جائے گا میری جان، یہ کیسے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے پیار میں ملتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ سمرا نے کہا، پھر اسے مزید الٹے سیدھے مشورے دینے لگی، جسے سن کر وہ کان کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں ایسا کر سکتی، وہ آہستہ سے بولی، پھر ہماری طرف سے باڑ میں جاؤ، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سمرا نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ دونوں باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ سمرا کے ساتھ پارلر گئی اور تراش کراش کروانے میں اس میں کافی نکھار آ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر اس کے آنے سے پہلے اس کی فیورٹ بلیک کلر کی امبریلا فراک پہن کر بال کھولے اور بے چین اس کی منتظر تھی، مگر شام کو اسے پتہ چلا کہ وہ ایبٹ آباد گیا ہے، جہاں پر زلزلہ زرکان کے لیے کیمپس لگے ہیں اور زخمیوں کا علاج چل رہا ہے، اور وہ ادھر سے ایبٹ آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ سن کر وہ تھوڑی سی مایوس ہو گئی۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر زبیر نے سے بھی ایبٹ آباد جانے کے لیے کہا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے گھر جاتے ہی کچھ 2-4 جوڑے رکھے اور ایبٹ آباد کے لیے نکل گئی۔ وہاں پہنچی تو ڈاکٹر کے گروپ میں کھڑا حارث بھی نظر آ گیا۔ اس کے پاس جا کر سلام کیا تو سب نے جواب دیا، مگر سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہاں کے حالات دیکھ کر وہ جیسے افسردہ سی ہو گئی۔ ہر طرف درد اور دکھ تھا کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئی، کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کسی کی مرہم مٹی کر رہی تھی تو کہیں وہ کسی کا حوصلہ بنی تھی۔ وہ 2-3 دن وہاں کی فیورٹ بن چکی تھی۔ اس نے کئی بچوں کو سنبھال لیا تھا، اور وہ صرف ڈاکٹر آپی سے ہی اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ آج سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور سردی کی وجہ سے سب لوگ کے حشر ہوئے تھے، اور ایک کیمپس میں کتنے ہی لوگ رہ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، تو جو لوگ کھلے آسمان تلے لیٹے تھے انہیں بھی کسی طرح سے ٹینٹس میں ایڈجسٹ کیا گیا، اور دونوں باقی بچے تھے
और एक छोटा सा टेंट था जो कि सिर्फ एक आदमी के लिए होता था, मगर दोनों फिलहाल इसमें रात गुजारने वाले थे। तुम कंफर्टेबल होके लेट जाओ, मैं तुम्हारे पाँव के पास बैठ जाऊंगा क्योंकि मुझे लैपटॉप पे कुछ काम करना है। संजीदगी से बोला तो अफसरदा सी होकर चुपचाप लेट गई। उसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। वो कंबल उसके लिए नाकाफी सा था। वो सोने की कोशिश कर रही थी मगर सर्दी लगने की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर तो हारिस बर्दाश्त करता रहा, फिर उसकी तरफ मुड़ा और उसको बाजू से खींचकर अपने हिसार में ले लिया। तो हालांकि जैसे धड़कन ही रुक गई। वो बामुश्किल अपने दिल को संभालती हुई आंखें मूंद गई। हारिस का हाथ उसके बालों में चल रहा था और उसकी आंखें खुद ब खुद बोझल होने लगी। और फिर वो कब सोई उसे खुद भी ना पता चला। हारिस उसे अपने हिसार में लिया हुआ था मगर दिल में एक तूफान सा बरपा था। शायद वो आम रूटीन में होते तो अपना इस पर हक भी जता देता, मगर इस वक्त यहाँ पर उसे ये मुनासिब न लगा। वो किस तरह अपने जज्बात पर बंद बांधे उसे अपने बाहों में लिए लेटा था ये वही जानता था। अगली सुबह वो उठे और नेक्स्ट डॉक्टर्स की टीम आ चुकी थी, तो इनकी आज वापसी थी। कुछ दूर में लोग वो घर के लिए निकल गए। रात को घर पहुंचे और वो दोनों जब अंदर दाखिल हुए तो समरा और निमरा आई हुई थी। अरे वाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो आप दोनों एक साथ, समरा ने चहक कर कहा तो हारिस संजीदगी से सलाम करता अपने कमरे की जाने पड़ गया। अरे अब इन्हें क्या हो गया, हर वक्त इतने संजीदा क्यों रहते हैं, निमरा ने कहा तो दब से उनके पास बैठ गई। फिर रात को लिविंग रूम में बैठी मूवी देख रही थी मगर उसका ध्यान न जाने किधर था। कोई मसला हुआ तुम दोनों के बीच, बता सकती हो मुझे, समरा ने पूछा। तो उसने सारी बात बताई। तो समरा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुमने बिना सोचे समझे भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारा करियर तबाह करना चाहते हैं, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा करियर तबाह करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शादी की। बस मुझे इसी वजह से शक उस पर गया और ये मेरी गलती है। उससे भी तो हुई ना मेरी काफ़ी गलतियाँ, अब माफ़ कर दे मुझे। मगर तू वो तो बात ही नहीं करते। हाला समरा की बात के जवाब में तब कर बोली, वैसे तुमने भाई को मनाया कब। समरा ने पूछा तो वो सटपटा गई, मुझे नहीं मनाना आता। वो सर चुकाए आहिस्ता से बोली तो समरा ने तासुब से उसे देखा। सच्ची यार, अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, सारी जिंदगी तुम किताबी कीड़ा बनी रही, मोहब्बत भी करती थी हमारे भाई से, मगर उसके बावजूद तुम मोहब्बत के बारे में नहीं पता। तुम आज तक जो भी करती आई हो सिर्फ और सिर्फ भाई की मोहब्बत में कर रही थी। तुमने मेडिकल ज्वाइन किया ताकि तुम भाई की नज़रों में आ सको, मगर इडियट लड़की इस तरह थोड़ी आते हैं, कुछ अदाई भी दिखानी पड़ती है यार। लड़कों को किताबी कीड़ा टाइप लड़कियां पसंद नहीं होती। लड़की जितनी भी ज़हीन फ़ीन हो मगर कुछ भी हो, मगर से शौहर को लुभाना ना आता हो ना, तो शौहर की कभी भी तवज्जो नहीं पा सकती। समरा संजीदगी से बोलती जा रही थी, मुझे शौहर को लुभाना आता हो या ना हो, मगर मैं इतना जानती हूँ कि उनके दिल में बस्ती मैं हूँ। बस वो मुझसे मुझसे नाराज़ है, मैं मुझे उन्हें मनाना है। वो मुंह लटका कर बोली, हाँ तो मनाओ ना यार, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, जाओ। उसे लताड़ते हुए बोली तो सर झटक कर उठकर किचन में आ गई। उसने एक ज़बरदस्ती चाय हारिस के लिए बनाई और उसके कमरे में चली आई। वो दरवाज़ा नॉक कर अंदर दाखिल हुई तो फ़ोन पर किसी के साथ मसरूफ़ था। उसे देखते उसने फ़ोन बंद कर दिया और हैरानगी से सर था पैर तक देखा। वो मैं आपके लिए चाय बना कर लाई थी, वो थूक निकलते हुए बोली। लेकिन मैंने तो चाय मंगवाई नहीं, इस वक्त डिनर का टाइम, मुझे खाना खाना है, वो तंजिया लहजे में बोला। तो लब कुचलते हुए चुपचाप चाय की ट्रे थामे वापस पलट गई। हारिस सर झटक कर फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो सब लोग खाने के लिए डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। वो सलाम करता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी के दिन रख दिया जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है। अचानक ही जहरा ने पूछा तो उसने चौंक कर हाला की जानिब देखा जिसके चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। सॉरी मॉम, अभी मुझे शादी नहीं करनी, फिलहाल मुझे हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाना है और वहीं पर मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई है, तो मैं बस उसी के बारे में आजकल सोच रहा हूँ। 2 साल लगेंगे फिर उसके बाद आकर सोचूंगा। हारिस ने कहा तो सब एक दूसरे को देखने लगे और हाला का रंग फीका सा पड़ गया। लेकिन बेटा 2 साल तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है और भाई हाला भी माशाल्लाह से 24 की होने वाली है और हाला को भी हायर स्टडी के लिए जाना ही है ना, तो तुम दोनों इकट्ठे चले जाना। ज़ारा ने कहा, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं, हम दोनों अगर इकट्ठे चले गए तो आप दोनों बहुत अकेले पड़ जाएंगे और वैसे भी हाला को हाउस जॉब के बाद हायर स्टडी के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं इतने ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। उसने संजीदगी से बोला, लेकिन हारिस प्लीज़ मॉम, अब इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं होगी। उस पार्ट लहजे में बोला और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने मुलाजमा को कॉफ़ी लाने का कहा और अपने कमरे में चला गया और मुलाजमा की बजाय हाला कॉफ़ी ले आई थी। हारिस ने संजीदगी से उसे देखा।
کافی کا مگ میز پر رکھتی کچھ بولنے کے لیے لب واک کر رہی تھی، مگر پھر لب بھیگ جاتی۔ جو بولنا ہے جلدی سے بولو اور جاؤ یہاں سے، اس پارٹ لہجے میں بولا۔ اس کی بے رخی پر وہ تڑپی اٹھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ میرا اور تمہارا ایسا کون سا رشتہ ہے جس میں ناراضگی ہو؟ وہ ہنوز سرد لہجے میں بولتا کافی کا مگ تھامے ونڈو کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں نمی دوڑنے لگی۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، اب تم جاؤ، اسمارٹ لہجے میں بولا تو واپس جانے کی بجائے اس کے پاس آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کرتے سسکنے لگی۔ وہ ساکت تو جامد سا کھڑا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو حارث ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر سامنے کر گیا۔ کیوں نہیں رہ سکتی میرے بغیر؟ اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے سخت لہجے میں بولا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ رک رک کر بولی تو حارث نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ میری نفرت اور بیزاری کے باوجود محبت کیسے ہوگی تمہیں؟ کہیں یہ گلٹ تو نہیں کہ تم نے میرا دل دکھایا؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، آئی سویئر، وہ تڑپ کر بولی۔ آل رائٹ، پھر پروف کرو، وہ اطمینان سے بولا۔ کیسے کرنا ہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، میری سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا کر۔ وہ بے باکی سے بولا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تو حارث ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک بار بھی تمہاری بنا اجازت کے تمہیں چھو چکا ہوں۔ میں نے تو اپنی دیوانگی ظاہر کر دی ہر بار، اب تمہاری باری ہے، تم ثابت کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو ہاتھ کو مسلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ جاؤ یہاں سے پلیز میری، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ یہاں سے، اس پر دہاڑ کر بولا تو جیسے پوری جان سے کانپ گئی، پھر چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آ کے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیسے کروں گی میں ان کے بغیر، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس بات کا کیسے یقین دلاؤں؟ وہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے خود سے باتیں کر رہی تھی، پھر روتے روتے یوں ہی زمین پر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر سمیرہ کے کہنے پر حارث کے ساتھ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی اور وہاں پر اس نے پیا تو جوس ہی تھا، مگر اس کے اندر وائن تھا اور پینے کے فوراً ہی بعد اسے نشہ چڑھنے لگا۔ پھر وہ ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ حارث اسے لب بھیج کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی لڑائی ڈاکٹر سمن سے ہو گئی اور کھڑی ہو کر اس کے اگلے پیچھے راز فاش کر رہی تھی۔ حارث اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسے بمشکل کھینچ کر اوپر روم میں لایا اور زور سے سوفے پر پٹکنے سے اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تم نے کیا پیا ہے پاگل لڑکی، وہ اس کے جبڑے دبوچ کر بولا، مگر وہ اپنی حسین آنکھوں کو چپک چپک کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے بازو سے کھینچ کر واش روم میں لایا اور شاور کے نیچے کھڑا کرتے پانی چلایا تو پانی کی برسات پر وہ سٹ پٹانے لگی، مگر پھر حارث کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کے قریب ہوئی۔ حارث نے اس کے بھیگے ہونٹوں سے بمشکل نظریں چراتے اس کو خود کو چھڑانا چاہا تو جلدی سے اس کے لبوں پر لب رکھ گئی۔ حارث کے پورے بدن میں بھڑکی رمق دوڑ گئی اور ہاتھ بیکتا اس کی کمر کے گرد لپٹا اور اس میں کھوتا چلا گیا۔ پھر وہ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے باہر لے آیا اور بیڈ پر لٹاتے اس کے قریب بیٹھا تو وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی۔ اب تو آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے نا، میں نے ثبوت دے دیا نا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور آپ سے نہیں، برسوں سے۔ پہلے تو ڈاکٹر بننے کا فیصلہ بھی آپ کی وجہ سے کیا کہ میں آپ کے قریب رہ سکوں گی، مگر آپ نے غلط سمجھ لیا مجھے، میں سچ میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے یقین کیجیے، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، پلیز میری جان چلی جائے گی، میں نے بہت برس بہت مشکل سے گزارے ہیں، جب آپ باہر تھے ہائر اسٹڈی کے لیے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں، مگر آپ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے تو میں ڈر جاتی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی اور حارث بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ پھر حارث نے اسے زور سے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ سوری میری جان، میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، میں واقعی میں سوری ہوں، اسے خود میں بھیج کر بولا، اور کچھ دیر میں وہ سو چکی تھی۔ حارث نے اسے آہستہ سے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر حارث نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے باتھ روم میں اسے بٹھایا اور اس پر کمفرٹر اڑایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو رات کا دھندلا سا سین یاد آیا
تو جیسے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے رات؟ ہائے پتہ نہیں حارث کا غصہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو کمرے میں سے ادھر چکر کاٹتے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ پھر ملازموں سے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ کپڑے چینج کر کے مرے مرے قدموں سے باہر لانچ پہ آئی تو حارث وہیں پر بیٹھا تھا۔ پھر سب لوگ ڈائننگ ہال پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اسی دوران حارث نے رخصتی کی بات چھیڑی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آتی کبھی، تمہیں شادی کرنی ہی نہیں اور کبھی تم ایک دم سے ہمارے سر پر دھماکہ کر دیتے ہو۔ زہرا نے کہا، اب میرا ارادہ بالکل پختہ ہے، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کیجیے۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرا کر بولا تو جسے خوشی سے کھیل اٹھی۔ پھر اسی ہفتے کے آخر میں اس کی رخصتی ہو چکی تھی اور وہ آج دلہن بنی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا اور مضبوط قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا۔ تم نے تو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، آج میں تو۔ حارث نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی۔ پھر حارث نے اس کے برابر بیٹھے ایک نیکلس نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ آئی لو یو میری جان، وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ حارث آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، بالکل نہیں میری جان، تمہاری محبت کے اظہار کے بعد تو بالکل بھی نہیں، اور ان پر تم غصب نہیں ڈھاؤ گی، میں ڈھاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے بولا اور ان پر جھکتا اس کی سانسوں کو روک چکا تھا۔ پھر اسے باہوں میں بڑے اس کے کانوں میں اپنی دیوانگی سے رس گھولنے لگا اور پھر وہ ایک دوسرے میں جسے کھوتے ہی چلے گئے۔